भारत में बढ़ती बेरोजगारी का मूल कारण जो है ईवीएम मशीन है। एक चर्चा, तो ईवीएम मशीन के रेफरेंस में कुछ क्रोनोलॉजिकल जानकारी मैं देना चाहता हूं, ताकि किस तरीके से केवल ये आज के तारीख में केवल बेरोजगारी का कारण नहीं है, बल्कि जिन समस्याओं का समाधान हो गया था उन समस्याओं का वो समस्याएं भी दोबारा उभर कर सामने आ रही है। जिनका समाधान किया जा चुका था हमारे पुरखों के आंदोलन के द्वारा, वो समस्याएं दोबारा उभर कर सामने आ रही है। इतना बड़ा ये मामला है। तो सबसे पहले तो मैं ये ईवीएम मशीन का क्रोनोलॉजिकल विद्यार्थियों को थोड़ा स्टडी होना चाहिए। विद्यार्थियों के पास जानकारी, युवाओं के पास जानकारी, बेरोजगार के पास जानकारी होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। जब इंदिरा गांधी जीवित थी तो 84 में संसद में इंदिरा गांधी के द्वारा ईवीएम मशीन का प्रस्ताव अभिषेक मनु सिंघवी, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है और कांग्रेस के बड़े राजस्थान के नेता है, और नाम की तरह ये केवल सिंघवी नहीं है बल्कि मनु सिंघवी है, राजस्थान के ब्राह्मण हैं। और इंदिरा गांधी ने इनको सामने रखकर संसद में प्रस्ताव रखा, ईवीएम मशीन का प्रस्ताव रखा, और इस प्रस्ताव को अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता थे। और सीताराम येचुरी कम्युनिस्ट पार्टी के आज के तारीख में जनरल सेक्रेटरी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, उससे निकला हुआ जो धड़ा था वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बना। और उसके आज के तारीख में जो जनरल सेक्रेटरी है सीताराम येचुरी, तो 84 में उन्होंने इसका समर्थन किया। इसका मतलब ये है कि एक तो कांग्रेस पार्टी है जो ईवीएम मशीन लाने वाली है, और दूसरा है भारतीय जनता पार्टी जो आज केंद्र की सत्ता पर काबिज है। उनके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन किया, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी आज के तारीख में है, उन्होंने इसका समर्थन किया। ये तीनों नेशनल लेवल की आज पार्टियां हैं, और तीनों की तीनों ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। इन ब्राह्मणों की पार्टियों ने ये ईवीएम मशीन को लाया, और ईवीएम मशीन को लाया, और उसके 20 साल बाद ईवीएम मशीन 2004 में सबसे पहले भारत के चुनाव में, सारे देश भर के चुनाव के लिए इसे लागू कर दिया गया। उस समय जब ये मशीन लाई गई, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। मगर अटल बिहारी वाजपेयी को ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है, इसकी जानकारी नहीं थी।
और वो जानकारी कांग्रेस को थी, सरकार अटल बिहारी की थी और घोटाला करवाने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया 2004 में। हमें ये जानकारी नहीं थी। हमें ये जानकारी आज सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, वो उस समय जनता पार्टी के नेता थे और उन्होंने जब 2004 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, 2009 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, तब उन्होंने कोर्ट में इस केस को लेकर गए और सारे सबूत कांग्रेस के विरोध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिए। सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट में दिए। जब सुप्रीम कोर्ट में ये सारे सबूत दिए तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया और ईवीएम मशीन के विरोध में फैसले में उन्होंने कहा केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने के लिए ईवीएम मशीन को वीवीपीएटी मशीन, एक और मशीन लगानी होगी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को दिया। मगर इस खबर को जो नेशनल मीडिया है, उस मीडिया ने उस खबर को 9 अक्टूबर 2013 के अखबारों में छापना चाहिए था, टीवी पर दिखाना चाहिए था, सारे देश की प्रजा को इसके बारे में जागृत करना चाहिए था। मगर इस खबर को किसी अखबार में, किसी मीडिया ने, किसी नेशनल मीडिया में इस खबर को छापा। इसकी वजह से भारत की प्रजा को यह मालूम नहीं हुआ कि ईवीएम के द्वारा घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है। आज तक लोगों को इस बात के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में पैरा नंबर 29 में यह लिखित ऑर्डर दिया कि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। और ब्रीफ में घोटाला हो सकता है। इसको रोकने के लिए वीवीपीएटी मशीन लगाई गई और यह मशीन लगाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। यह आदेश 8 अक्टूबर 2013 को दिया। इसको अमल करने के लिए रूल्स बनाने जरूरी थे। तो चुनाव आयोग ने जो ईवीएम को लेकर घोटाला करने में वो चुनाव आयोग शामिल होता रहा। चुनाव आयोग के शामिल हुए बगैर ईवीएम में घोटाला नहीं करवाया जा सकता। शामिल हुए बगैर घोटाला नहीं हो सकता। इसलिए चुनाव आयोग ने जो सरकार चलाने वाले लोग होते थे उन लोगों को कहा कि हम, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी,
2004 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार आई जो 2009 तक थी, और 2009 से 2014 तक फिर कांग्रेस की सरकार थी। तो फरवरी 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस को इस पर अमल करना चाहिए था, ऐसे रूल फ्रेम करने चाहिए थे कि वीवीपीएटी को अमल करने के लिए रूल फ्रेम करने चाहिए थे। तो पैरा नंबर 28 में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि यदि काउंटिंग में कोई कैंडिडेट चुनाव हार जाता है तो उसे यह अधिकार होगा, इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर विवाद होता है और वो इस रिजल्ट को मानने से मना कर देता है, जब मानने से मना कर देता है, ऐसे स्थिति में मानने से मना कर देता है, ऐसे स्थिति में वीवीपीएटी में जो स्लिप है, क्योंकि ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में घोटाला होता है, और वो ईवीएम मशीन के अंदर जाने के बाद घोटाला होता है। आंखों से दिखाई देता है कि उसने जिसको वोट दिया वो बराबर उसको वोट दिया है, मगर मशीन के अंदर जाने के बाद वो दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, और वो मशीन के अंदर होने की वजह से आंखों से दिखाई नहीं देता। मगर वीवीपीएटी में साइमल्टेनियसली उसने जो वोट दिया, वोटर ने जो वोट दिया, वो जिसको वोट दिया उसी की पर्ची छपकर बैलेट बॉक्स में गिरती है। ईवीएम में घोटाला हो जाता है, मगर ये कागज का एविडेंस रहता है, ये कागज के एविडेंस में घोटाला नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रिंट है, इसमें प्रिंट छपकर आता है। जब इसमें प्रिंट छपकर आता है तो वो गिनती करने की वजह से ईवीएम के अंदर जो घोटाला होता है उस घोटाले को पकड़ा जा सकता है। इसलिए रिकाउंटिंग का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया और कहा कैंडिडेट को यह अधिकार होगा कि वो रिकाउंटिंग की मांग करे। ये जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसको अमल करने के लिए चुनाव आयोग को रूल फ्रेम करना था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने वो रूल फ्रेम करने के लिए चुनाव आयोग को प्रस्ताव मांगा, और चुनाव आयोग ने जो प्रस्ताव दिया कि केवल मात्र 2 नंबर का जो कैंडिडेट है उसको ही रिकाउंटिंग करने की मांग करने का अधिकार होगा, यह रूल फ्रेम किया। रूल ये फ्रेम करना चाहिए था, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को इक्वलिटी बिफोर लॉ है, और अगर कैंडिडेट कोई भी पार्टी का 3रे नंबर का, 4थे नंबर का, 5वें नंबर का कोई भी कैंडिडेट अगर कंप्लेन करता है तो उसको भी इक्वलिटी का राइट है। अगर उसको भी इक्वलिटी का राइट है तो उसको भी कंप्लेन करने का अधिकार है। अगर उसको भी कंप्लेन करने का अधिकार है तो निश्चित तौर पर भारत के संविधान के अनुसार, इक्वलिटी बिफोर लॉ के अनुसार उसके पास अधिकार है। रूल इस तरह से फ्रेम होने चाहिए थे। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के साथ मिलकर रूल फ्रेम किए, जिस रूल को हमने कुछ आंदोलन में जलाने का काम किया,
वो रूल फ्रेम किए, 2 रूल खास तौर पे ऐसे है रूल फ्रेम किए। एक रूल तो केवल दूसरे नंबर के कैंडिडेट को अलाउ करने का था, जिसमें कांग्रेस के विरोध में बीजेपी या बीजेपी के विरोध में कांग्रेस, इनके ही कैंडिडेट दूसरे नंबर पर हो सकते हैं। या 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस, ये 5 नेशनल लेवल की ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। अगर इनका कोई भी कैंडिडेट दूसरे नंबर का है तो वो रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है, मगर करता नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है अगर रिकाउंटिंग की मांग करे तो वो पकड़ा जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग ने रूल ऐसे फ्रेम किए कि केवल दूसरे नंबर का कैंडिडेट मांग करे। कोई SC ST OBC माइनॉरिटी की पार्टी हो, वो अगर मांग करे तो उसको ये अधिकार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।